Hi guys, welcome to one shot revision of one of the most important chapters of corporate accounting, amalgamation of companies. एंड ये जो नोट्स हैं वो आप लोगों को खुद से बनाने पड़ेंगे, कॉपी कर लीजिएगा। मैं पूरे नोट्स आपको दिखाते जाऊंगा। इस वीडियो में हम लोग वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं जिसमें 100% कंसेप्ट कवर किए जाएंगे। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझा जाए। थोड़ा सा लेंदी हो सकती है वीडियो, और इस चैप्टर के साथ बात यह है कि थोड़ा सा टेक्निकल है। ईजी चैप्टर है, फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन या ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको फॉर्मेट याद है तो आपको बहुत इजीली से सॉल्व हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। देखिए, अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है। अमेलगमेशन मतलब होता है व्हेन टू और मोर कंपनीज एग्री टू कंटिन्यू देयर बिजनेस एंड कंबाइन देम इनटू अ न्यू बिजनेस यूनिट। मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज कंबाइन होती हैं एक नए बिजनेस यूनिट को फॉर्म करने के लिए। जैसे कि ए लिमिटेड ओल्ड कंपनी है, बी लिमिटेड ओल्ड कंपनी है, ये दोनों कंबाइन हो गई ए प्लस बी। उसके बाद नई कंपनी बनी ए बी लिमिटेड जो कि न्यू कंपनी है। ठीक है, पुरानी कंपनी भी खत्म, न्यू कंपनी भी खत्म। एक पुरानी कंपनी दोनों खत्म हो जाती है, एक नई कंपनी फॉर्म हो जाती है। तो ये होता है अमेलगमेशन में। उसके बाद आता है दूसरा कंसेप्ट, एब्जॉर्प्शन। हालांकि अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इन तीनों का जो अकाउंटिंग होता है वो बिल्कुल सेम होता है। बस इनका कंसेप्ट पे ऑन पेपर इन लोग डिफरेंट होते हैं, बाकी इनकी अकाउंटिंग बिल्कुल सेम होती है। एब्जॉर्प्शन की बात करें, इट मीन्स वन कंपनी टेक्स ओवर द अदर कंपनी। ठीक है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। मतलब कि ए लिमिटेड ओल्ड कंपनी है प्लस बी लिमिटेड ओल्ड कंपनी है। दोनों, एक ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, मतलब खा गई है लिमिटेड बी लिमिटेड को। तो जो कंपनी फॉर्म होती है, न्यू कंपनी जो बनती है वो ए लिमिटेड होती है। मतलब ये कि ए लिमिटेड अपने आप में फॉर्म थी और ए लिमिटेड ही बाद में बचेगी। बी लिमिटेड को ए लिमिटेड ने ख़त्म कर दिया, मतलब खा गए ये लोग पूरी तरीके से। समझाने के लिए बोल रहा हूँ बहुत ईजी से, ताकि आपके समझ में आ जाए। बाकी आपको एग्जाम्पल देख के तो समझ आ ही गया होगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए, रिकंस्ट्रक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस में, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का वन शॉट रिवीजन लेके आ जाएंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट मीन्स व्हेन अ कंपनी इज रिकंस्ट्रक्टेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। मतलब ए लिमिटेड ओल्ड कंपनी है, ए लिमिटेड न्यू कंपनी है। कंपनी कोई चेंज नहीं हुई, बट उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग परचेज कंसिडरेशन की। देखिए, परचेज कंसिडरेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसके ऊपर ना सेपरेट क्वेश्चन भी आता है। ज़रूरी नहीं है आपके अमेलगमेशन में ही निकालना पड़े, क्वेश्चन में ही इसका एक सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है। और परचेज कंसिडरेशन जो होता है उसको समझाने का सबसे सिंपल तरीका, मान लेते हैं ये मैं हूँ, ये हो गया TCS। ठीक है, ये मैं गया टाटा के पास, टाटा वालों के पास। यहाँ से मैंने इनके यहाँ से कुछ सामान खरीदा। ठीक है, उन्होंने तो मुझे सामान दे दिया। अब इस सामान के बदले मैं इनको कुछ पेमेंट करूँगा। कुछ मैंने परचेज़ किया है, उसके बदले मैं इनको कंसिडरेशन दूंगा। तो परचेज़ के बदले जो कंसिडरेशन देते हैं उसको बोलते हैं परचेज़ कंसिडरेशन। मतलब कि नई कंपनी जो है पुरानी कंपनी से जो उनके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वगैरह टेक ओवर कर रही है, उसके बदले उन्हें कुछ पैसे देने पड़ते हैं ना। चाहे वो पैसे के फॉर्म में हो, कैश के फॉर्म में हो, या तो हो सकता है शेयर्स के फॉर्म में हो। तो उसको परचेज कंसिडरेशन बोला जाता है। और कंपनी के जो मालिक होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना, स्टूडेंट्स गलती करते हैं इस चीज़ में। कंपनी के जो मालिक होते हैं ना, ओनर्स होते हैं, वो शेयर होल्डर्स होते हैं, और शेयर होल्डर्स में प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इक्विटी ही आता हो, दोनों ही आते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन निकालने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है नेट पेमेंट मेथड, दूसरा होता है नेट एसेट मेथड। हालांकि ज़्यादातर इस मेथड को प्रेफरेंस दी जाती है और इसी पे जनरली आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन टफ बनाना होता है तो वो नेट एसेट मेथड को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन टफ क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में आते नहीं हैं। तो इस सिंपल सा मेथड होता है। नेट पेमेंट मेथड में क्या होता है, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द पेमेंट मेड बाय द न्यू कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स, टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ओल्ड कंपनी। मतलब नई कंपनी जो होती है वो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो भी पेमेंट करती है उसको परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। ठीक है, अब शेयर होल्डर्स में दोनों आते हैं। मैंने आपको बताया ना, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। तो नई कंपनी जो है वो पुरानी कंपनी के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जितना भी पेमेंट करती है, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो चाहे वो शेयर्स के फॉर्म में हो, वो पूरा का पूरा परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड किया जाता है। दूसरा मेथड जो होता है आपका, वो होता है नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड में होता है सन्ड्री एसेट्स, जितने भी पुरानी कंपनी के एसेट्स हैं, माइनस सन्ड्री लाइबिलिटीज़, पुरानी कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटीज़ एट एग्रीड वैल्यू। ठीक है, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर दोगे तो परचेज कंसिडरेशन आ जाता है आपका। एट अग्रीड वैल्यू आपको लेना है दोनों को। अग्रीड वैल्यू क्या होता है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है, ओल्ड कंपनी के पास प्लांट मशीनरी है 1 लाख रुपए की।
ठीक है। नई कंपनी ने बोला हम इस प्लांट एंड मशीनरी को लेके जाएंगे 1,25,000 पे, तो आपको 1 लाख नहीं लेना है, वो आपको 1,25,000 पे एसेट्स को वैल्यू करना है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपको 1,25,000 लेनी पड़ेगी। चलिए, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहीं पे सारा का सारा क्वेश्चन यहीं पे बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वाइल कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन वी रिक्वायर स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो क्या होता है? ओल्ड कंपनी अपॉन न्यू कंपनी, इतना ध्यान रखना बस। उसके बाद आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वाइल कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन वी रिक्वायर स्वैप रेशियो। इफ स्वैप रेशियो इज नॉट गिवन, अगर स्वैप रेशियो नहीं दिया हुआ तो फॉर्मूला आप यूज़ करोगे वैल्यू ऑफ द ओल्ड कंपनी शेयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द न्यू कंपनी शेयर। ये दोनों वैल्यूज़ आपके एग्जामिनेशन में दी हुई होती हैं, जनरली दी होती हैं, क्योंकि अगर ये नहीं दिया होगा तो इसके लिए अलग से कैलकुलेशन करना पड़ता है, जिससे जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो जनरली बीकॉम में दे देते हैं। और जो वैल्यू है, यहाँ पे दोनों वैल्यू है, इट कैन बी, सबसे पहले प्रेफरेंस वाइज लेते हैं मार्केट वैल्यू, जो कि जनरली क्वेश्चन में दी होती है। अगर नहीं दिया है तो आपको प्रेफरेंस के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं दिया तो आपको पेड अप वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मार्केट वैल्यू आप ट्राई करो, अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो इंट्रिंसिक वैल्यू चले जाओ। इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो पेड अप वैल्यू। इन दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू दी होगी। हालांकि बीकॉम के एग्जामिनेशन में जनरली मार्केट वैल्यू दे दिया जाता है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू इज पर शेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स अज्यूमिंग दैट द कंपनी इज हाइपोथेटिकली लिक्विडेटेड। चलिए मैं सिंपली बता देता हूँ। देखिए, जैसे मान लेते हैं एक कंपनी है, ठीक है, वो अच्छे से चल रही है, उसको आप हाइपोथेटिकली लिक्विडेट कर देते हो। हाइपोथेटिकली मतलब कि प्रैक्टिकली लिक्विडेट नहीं करते हो, उसको ऑन पेपर लिक्विडेट करने का ट्राई करते हो, और ये देखते हो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पर शेयर कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप एक एक तरीके से, हालांकि टेक्निकली गलत है, लेकिन आप ईपीएस भी बोल सकते हो। अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो पर इक्विटी शेयर हर बंदे को कितना मिलेगा, पर इक्विटी शेयर कितनी वैल्यू निकल के आती है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक टेबल होता है बेसिकली। इसका एग्जामिनेशन में भी इम्प्लीकेशन है, एग्जामिनेशन में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा आपको। सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर वैल्यू, जैसा कि मैंने बताया एग्रीड वैल्यू, जिस वैल्यू पे नई कंपनी पुरानी कंपनी के एसेट्स को लेके जा रही है। 1 लाख के एसेट 1,25,000 में अगर लेके जा रही है तो आपको 1 लाख की जगह पर वो 1,25,000 लेके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सन्ड्री लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर वैल्यू, दोनों से में से माइनस करोगे ना तो जनरली एक परचेज कंसिडरेशन आता है। याद है आपको पिछले वाले पेज में मैंने बताया आपको नेट एसेट मेथड में, उसमें से भी अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर देते हो तो जो अमाउंट बचता है वो होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर आप डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेजेंट इक्विटी शेयर से, तो आ जाती है इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आपको यह फॉर्मेट याद है, आपने कहीं पे देखा हुआ है, तो आपकी ये बात अच्छे से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी ये चीज़ होती है, तो ये फॉर्मेट आपको देख के लग रहा होगा इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, अर्निंग पर शेयर है। यहाँ पर को अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दोगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाता है। यहाँ पर को उसी को इंट्रिंसिक वैल्यू बोल दिया गया है। ठीक है, हालांकि इंट्रिंसिक वैल्यू आपको निकालने के लिए एग्जाम में नहीं आएगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इशू प्राइस, उसके बाद आपको क्या करना है? पॉइंट नंबर 1, यूज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द न्यू कंपनी ओनली इफ ऑलरेडी कैलकुलेटेड वाइल कैलकुलेटिंग स्वैप रेशियो, डू नॉट कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ इशू प्राइस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बी, पेड अप वैल्यू और फेस वैल्यू। अगर आपको इशू प्राइस नहीं दिया हुआ है तो आप इनको प्रेफरेंस में लेंगे। ये थोड़ा सा स्कैन करने में पेज सही से नहीं आया, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो ये हो जाता है बोथ, व्हेन बोथ स्वैप रेशियो एंड इंट्रिंसिक वैल्यू आर गिवन वी हैव टू कैलकुलेट। जब दोनों के दोनों स्वैप रेशियो भी दिया रहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी दिया होता है, हालांकि ये केस बहुत रेयर केस है आपकी एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन क्वेश्चन टिपिकल बनाना हुआ तो वो लोग दे देते हैं। अगर दोनों के दोनों दिए हुए हैं तो कैश पर शेयर निकलता है। कैश पर शेयर कैसे निकलता है? शेयर सरेंडर इनटू वैल्यू ऑफ द ओल्ड कंपनी माइनस शेयर्स ऑब्टेन्ड, मतलब न्यू कंपनी का, इनटू वैल्यू ऑफ द न्यू कंपनी डिवाइडेड बाय शेयर सरेंडर। तो कैश पर शेयर आ जाता है, और कैश पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी, तो ये भी परचेज कंसिडरेशन का पार्ट बन जाता है। इफ़ कैश पर शेयर इज नेगेटिव तो इग्नोर कर देना। ठीक है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल हम लोग कर लेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में फुल फ्लेजेड जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, अगर उसमें
ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है तो मैं आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके शो कर दूंगा। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, इफ़ क्वेश्चन सेज कैलकुलेट कैश पर शेयर देन कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज एंड कैलकुलेट कैश पर शेयर यूजिंग पॉइंट 3। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, ऐसे ही निकालोगे आप इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे कि ये दिया हुआ ना, इसके थ्रू आप इससे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालिएगा और उसके बाद कैश पर शेयर निकाल लीजिए। कैश पर शेयर का फॉर्मूला ये है, शेयर सरेंडर मतलब ओल्ड कंपनी का इंटू वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी माइनस शेयर ऑप्टेंड नई कंपनी का इंटू वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी डिवाइडेड बाय शेयर सरेंडर। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलता है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। और जो फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है परचेज कंसिडरेशन का। ये एक वर्किंग नोट होता है आपके फुल फ्लेज क्वेश्चन में, तो आप लोग वर्किंग नोट बना के आओगे। इसके अलग से मार्क्स होते हैं, 2 to 3 मार्क्स 4 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में इसका वेटेज होता है, तो आप लोग डायरेक्टली मत निकाल देना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड टुक ओवर वाई लिमिटेड एंड पेज, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, तो मतलब एक्स लिमिटेड बाद में कंपनी बचेगी, वाई लिमिटेड तो खत्म हो गई, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को खा लिया, आखिरी में कौन सी कंपनी बचेगी, एक्स लिमिटेड। इसका मतलब एक्स लिमिटेड कंसिडरेशन पे करेगी वाई लिमिटेड को, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। एक्स लिमिटेड टुक ओवर वाई लिमिटेड एंड पेज ए 3 shares of X Limited for every 5 shares of Y Limited at 12 रुपीज़ पर शेयर। पॉइंट नंबर बी आ जाता है 2 रुपीज़ पर शेयर इन कैश। वाई लिमिटेड के पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, ठीक है। फाइंड पीसी। वाई लिमिटेड ओल्ड कंपनी है, तो ओल्ड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनसेट करती है नई कंपनी इन कैश या फिर इन शेयर्स वगैरह में इशू करके वो परचेज कंसिडरेशन पे करती है। तो यहाँ पर को इक्विटी शेयर भी इशू किया गया है, यहाँ पर को कैश भी पे किया गया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली आपको ओल्ड अपॉन न्यू मैंने आपको याद करवाया था ना, बिल्कुल वही यूज़ होने वाला है यहाँ पे। सबसे पहले पेमेंट टू मतलब किसको आप पेमेंट कर रहे हो, मतलब कि ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को, तो यहाँ पर को ओल्ड कंपनी का डेटा आएगा। पेमेंट इन किस फॉर्म में पेमेंट कर रहे हो, या तो इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में पे करोगे, या तो फिर क्या कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में पे करोगे, या तो फिर हो सकता है कैश के फॉर्म में पे करोगे। तो जिस फॉर्म में पे करोगे यहाँ पर वो फॉर्म आ जाएगा, यहाँ आप छोटी सी वर्किंग बता दोगे और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ अब। जैसे कि इसमें दिया हुआ था कि 3 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर एवरी 5 शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, तो यहाँ पर को इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड पुरानी कंपनी को पे आउट कर रहे हो, किस फॉर्म में पे आउट कर रहे हो, एक्स लिमिटेड की इक्विटी शेयर्स में। और वर्किंग क्या रहेगी, 3/5। 3/5 कहाँ से आ गया, ओल्ड अपॉन ये 3/5, ये देखो ये रहा 3, ये रहा 5। हाँ नए शेयर्स, न्यू अपॉन ओल्ड हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी मैं गलत बता दिया वहाँ पे, न्यू अपॉन ओल्ड। और क्या कहते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को कितना पे करोगे और इशू प्राइस 12, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 7,20,000 हो जाएगा। और कैश पे करोगे 1 लाख इंटू 2, यहाँ पे दिया होगा 2 रुपीज़ पर शेयर इन कैश, ये देखो 2 रुपीज़ पर शेयर, शेयर्स कितने 1 लाख है इंटू कैश, तो ये हो जाएगा टोटल परचेज कंसिडरेशन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है परचेज कंसिडरेशन का, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। स्वैप रेशियोज में क्या होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए लिमिटेड टुक ओवर बी लिमिटेड, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। इसका मतलब कि ए लिमिटेड बाद में कंपनी बचेगी, तो बी लिमिटेड जो है वो क्या कहते हैं पुरानी कंपनी हो जाएगी जिसको बंद किया गया है, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंपनसेट करेगी, ठीक है। पॉइंट नंबर ए में है 3 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड एट 15 पर शेयर। बे पॉइंट है कि 4 प्रेफरेंस शेयर्स फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड एट 17 पर शेयर। उसके बाद कैश में भी इन्होंने पे किया है, ठीक है। इक्विटी शेयर में भी पेमेंट हो रहा है, इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स में पेमेंट कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में पेमेंट कर रहा है, और यहाँ पे कैश में भी पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर कोई थोड़ा सा अलग हो जाता है आप लोगों के लिए। ये देखिए बी लिमिटेड के पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो परचेज कंसिडरेशन निकालिए। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ ताकि क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसमें पेमेंट किसको कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड को। पेमेंट किस में कर रहे हैं, इक्विटी शेयर में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्वैप रेशियो 3/4, ये देखो 3/4 इंटू 5,000 प्रेफरेंस शेयर इंटू 15 इज द इशू प्राइस, यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आपकी वर्किंग होगी, इसको याद कर लीजिएगा। और ये जो 3/4 दिया हुआ है ना, ये जो यहाँ पे 3/4 दिया हुआ है, इसी को ही स्वैप रेशियो बोलते हैं,
तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। स्वैप रेशियो ये होता है नंबर ऑफ शेयर्स, ये होता है इशू प्राइस, तो इसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड, इसमें प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो रहा है 4/5, 1 लाख इंटू 17 इशू प्राइस है, ये अमाउंट आ जाएगा। फिर प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को उन्होंने कैश भी तो इशू किया है, 1.5 लाख कहाँ से आ गया, अब देखिए 1.5 लाख शेयर्स हो जाएंगे ना। 3 इन्होंने दिया है, 3 पर शेयर इन कैश। अब शेयर इन्होंने नहीं बताया कि प्रेफरेंस को कि इक्विटी को, तो आप शेयर में दोनों को लेंगे, इक्विटी को भी लेंगे प्रेफरेंस को भी लेंगे। ये रहा 1 लाख, ये रहा 5,000, तो 1,05,000, 5,000 नहीं होगा या 50,000 होगा, बाई मिस्टेक ये लिख दिया मैंने। तो इसको कैलकुलेशन को देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया है, राइटिंग में मिस्टेक हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से 5,000 या 50,000 होगा, ये मल्टीप्लाई करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं दोबारा से देख लूँगा, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है ओल्ड कंपनी का, इक्विटी शेयर इतने हैं, प्रेफरेंस शेयर इतने हैं, न्यू कंपनी टेक्स ओवर ओल्ड कंपनी, स्वैप रेशियो दिया हुआ है इक्विटी शेयर का 3:2, प्रेफरेंस शेयर का 4:7, इशू प्राइस ऑफ न्यू कंपनी इक्विटी के लिए 30 है, प्रेफरेंस के लिए 20 है, कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। तो ये आपकी वर्किंग हो गई। इसको आप लोग खुद से समझने का ट्राई कीजिए, मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, और उसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में मुझे लगता है थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हो गई है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। मल्टीप्लाई करके आप देखोगे ना तो आंसर इतना ही आएगा, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में देख लीजिएगा वहाँ 5,000 है कि 50,000 है, उसको देख लीजिएगा। और इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, वही करना है। ये स्वैप रेशियो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, ये इशू प्राइस, इसमें भी स्वैप रेशियो नंबर ऑफ शेयर्स इशू प्राइस, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को परचेज कंसिडरेशन का पूरा कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे जो ये रहता है, क्या कहते हैं, एंट्रीज रहती हैं, अकाउंटिंग इसकी कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अकाउंटिंग दोनों तरफ से होती है, एक न्यू कंपनी भी करती है और ओल्ड कंपनी भी करती है, दोनों की अकाउंटिंग होती है। तो ओल्ड कंपनी तो अपने क्या नाम है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करती है, क्योंकि वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो उनकी अलग अकाउंटिंग रहेगी। न्यू कंपनी क्योंकि ओल्ड कंपनी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर कर रही है, अपने उसमें इनकॉर्पोरेट करेगी, तो उसके अंदर आपको एंट्रीज देखनी पड़ेगी। हालांकि मेन क्वेश्चन जो है वो परचेज कंसिडरेशन के बाद यहीं पे आता है, ओल्ड कंपनी के उसमें और न्यू कंपनी के उसमें। बिल्कुल फॉर्मेट बेस्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग थोड़ी देर से शुरू करते हैं, इन 3, 2, 1। ये हम लोग देखते हैं बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। यहाँ पे आपने देखा होगा कि परचेज मेथड मैंने लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि दो मेथड्स होते हैं, एक होता है परचेज मेथड, दूसरा दूसरा होता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, ठीक है। इन दोनों में एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आपकी एग्जामिनेशन में थ्योरी में पूछ लेते हैं, तो उसको भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और एक और थ्योरी का एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है AS14 का, जो एग्जामिनेशन पूछा जाता है। 5 कंडीशन होती हैं बेसिकली, वही 5 कंडीशन को फुलफिल किया जाता है, तो ये इस मेथड का हो जाता, नहीं होता तो उस मेथड का हो जाता। अभी हम लोग देखेंगे आगे लिखा हुआ थ्योरी में, तो मैं यहाँ आपको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा। न्यू कंपनी, न्यू कंपनी मतलब कि जिस कंपनी ने पुरानी कंपनी को टेक ओवर किया है, जो कंपनी अभी एग्जिस्टिंग बच जाएगी ना नई वाली, उसको बोला जाता है न्यू कंपनी। तो इसमें सबसे पहले एंट्रीज़ क्या क्या होती हैं, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एंट्रीज़ की जाती हैं। तो एक भी स्टेप आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले एंट्रीज से बात करते हैं। ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट आप क्या करते हो, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। बिजनेस परचेज में कौन सा अमाउंट आएगा, क्योंकि ये डेबिट होता है तो कोई अमाउंट आएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या रहता है, वही जो ऊपर के दो मेथड्स में मैंने बता दिया किस तरीके से निकाला जाता है, 3 एग्जाम्पल के साथ। तो आपको उसके अलावा बाहर से कोई भी परचेज कंसिडरेशन और कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल यही वाला आएगा। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन लिख देंगे। ऑन इफेक्टिव डेट, जिस दिन पे आप अमेलगमेशन कर रहे हो उस दिन क्या होगा, सन्ड्री एसेट्स एट एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू का मेथड मैंने समझा दिया। ओल्ड कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं एग्रीड वैल्यू पे आप लिखना शुरू करोगे, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंटरी और बाकी सब चीज़ें जो भी रहती हैं सिर्फ बैलेंस शीट से। उसके बाद टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़, ठीक है, इसको अभी आप इग्नोर कीजिए, इसको मैं बताऊंगा क्यों है। उसके बाद सन्ड्री लाइबिलिटीज़ एग्रीड वैल्यू, यहाँ पर को सन्ड्री लाइबिलिटीज़ का अमाउंट लिख देंगे। टू बिजनेस परचेज, मतलब ये परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। इसके बाद आप देखोगे कि अमाउंट जो है ना वो मिसमैच करेगा, मतलब ये कि सन्ड्री एसेट्स ये जो रहता है ना, ये इन दोनों के बराबर नहीं रहता, कभी कम रहता है कभी ज़्यादा रहता है। तो अगर सन्ड्री एसेट्स ज़्यादा है
तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा अमाउंट, बैलेंस अमाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, बैलेंसिंग फिगर इसीलिए लिखा है, और वो क्रेडिट कहाँ होगा, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अगर वो डेबिट बैलेंस आता है तो आपको लिखना पड़ेगा गुडविल। ठीक है ना, गुडविल क्यों लिखा जाता है, मतलब ये कि आपने बिजनेस सस्ते में खरीद लिया है जबकि वैल्यू ज़्यादा थी तो आपको गुडविल आ जाएगा। अगर आपने ज़्यादा पेमेंट कर दिया है, वैल्यू कम थी, तो क्रेडिट कर देंगे तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो ये एंट्री आप याद कर लीजिए, बिल्कुल एज इट इज़ आपको एंट्री पोस्ट करनी है। जिस दिन पेमेंट होता है उस दिन कौन सी एंट्री डलती है, ऑन पेमेंट डेट। लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, लिक्विडेटर को क्या पेमेंट करते हो, परचेज कंसिडरेशन, यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो मैंने कहा था ना आगे, पेमेंट टू, पेमेंट इन, पेमेंट टू, ऐसा कॉलम बना के हम लोगों ने किया था चार, यहाँ पेमेंट टू, पेमेंट इन, पेमेंट टू, वर्किंग, यहाँ अमाउंट लिखा हुआ था। तो पेमेंट टू यहाँ जो लिखा रहता है एज इट इज़ आपको उठा के पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसमें आएगा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्रीमियम का मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ। जब शेयर इशू होते हैं ना, जैसे 10 रुपये का शेयर है आपका, ये इशू हो रहा है 15 रुपये में, तो 10 रुपये का जो है वो फेस वैल्यू है, और जो 5 रुपये एक्स्ट्रा आप दे रहे हो वो प्रीमियम होता है। ठीक है, जब भी आप एंट्री पास करोगे तो सबसे पहले सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को अलग कर दोगे, फेस वैल्यू को अलग कर दोगे, तो फेस वैल्यू पे आपको यहाँ पे लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू फेस वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट को क्या पेमेंट कर रहे हैं वो भी फेस वैल्यू, क्योंकि ये भी प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं। कैश अगर पे कर रहे हो तो भी आपको कैश लिखना पड़ेगा, वही जो टेबल मैंने दिखाया ना, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे। ये देखिए, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड, और पेमेंट कैश में। ये तीन एक एंट्रीज आप पास करोगे, इसी की तरीके से जो शेयर्स इशू होते हैं वहीं पे आपको डिवेंचर भी इशू करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप डिवेंचर भी इशू कर सकते हो फेस वैल्यू पे। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, जो इनके ओवर एंड अबव जो फेस वैल्यू होता है उसको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में डाल दोगे, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको इग्नोर कर देना। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा आइटम की। कभी कभी ये होता है कि ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी आपस में भी बिजनेस करते हैं, तो ओल्ड कंपनी ने न्यू कंपनी को कोई सामान बेचा, तो न्यू कंपनी क्रेडिटर हो जाती है, मतलब डेटर हो जाती है, ओल्ड कंपनी क्रेडिटर हो जाती है। अब दोनों कंपनी एक हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि एक जेब में से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डाल दोगे। ठीक है, तो जो पेमेंट और रिसीव वाला अमाउंट रहता है उसको कैंसिल कर देते हैं ओल्ड और न्यू कंपनी के बीच में। तो कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रा आइटम, कॉन्ट्रा आइटम इन्हीं को कहते हैं। तो ट्रेड पेबल्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं एसेट्स होते हैं, उनको डेबिट किया जाता है, तो कैंसिल करने के लिए उनको क्रेडिट कर देंगे, और ट्रेड पेबल जो रहता है उनको डेबिट कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस रिम्बर्स्ड बाय न्यू कंपनी, जैसे कि कुछ एक्सपेंसेस होते हैं ओल्ड कंपनी के, जो नई कंपनी बोलती है कि हम क्या कहते हैं आपके बिहाफ पे पे कर देंगे। अगर वो पे कर रहे हैं तो जो भी अमाउंट वो पे कर रहे हैं तो उसको गुडविल मान लिया जाएगा, गुडविल टू कैश, कैश में पेमेंट करेंगे और यहाँ पर को गुडविल आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, अगर नई कंपनी किसी पुरानी कंपनी की किसी भी लाइबिलिटी को पे करती है तो एंट्री आपकी हो जाएगी लाइबिलिटी अकाउंट टू कैश टू न्यू लाइबिलिटी। अगर कोई नई लाइबिलिटी भी क्रिएट कर रहे हैं तो वो आ जाएगा, नहीं तो लाइबिलिटी टू कैश टू न्यू लाइबिलिटी। जनरली ये आपके उसमें नहीं दिया रहता क्वेश्चन में, बट अगर टफ बनाना होता है तो ये वाला पॉइंट भी दे देते हैं वो लोग। ये क्वेश्चन आपको, ये एंट्रीज आपको अच्छे से याद करके रखना है, इसी फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप आपका क्वेश्चन चलने वाला है। अगर आपने कहीं पे भी मिस्टेक की आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपके मार्क्स कटेंगे। 24 मार्क्स का वेटेज है इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन और अमेलगमेशन का, इसीलिए कोई भी लापरवाही आप नहीं करेंगे, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं करेंगे, 24 मार्क्स पूरे ख़राब हो जाएंगे नहीं तो। उसके बाद एक एंट्री आती है क्रिएशन ऑफ स्टेचुटरी रिजर्व। देखिए कुछ कुछ रिजर्व्स होता है ना, उसको बाई लॉ आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उनको बोला जाता है स्टेचुटरी रिजर्व, इनका नाम अलग से रहता है, जैसे एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इस टाइप से अलग अलग नाम से दिया रहता है, तो आपके समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन में भी मेंशन किया होगा ये एक स्टेचुटरी रिजर्व है। ठीक है, उसके लिए सिंपल से एंट्री पास करनी होती है, एमलगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टेचुटरी रिजर्व, बस आपको यही एंट्री पास करके काम खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 आ जाता है फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट या अनरियलाइज्ड ऑन स्टॉक्स। देखिए अब स्ट्रीम क्या होता है, जब ओल्ड कंपनी, ये मान लेते हैं ये ओल्ड कंपनी है, ये होती है ओल्ड कंपनी, ये होती है न्यू कंपनी। अगर ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी को कोई सामान बेच रही है प्रॉफिट पे, ठीक है, तो उसको बोला जाता है अप स्ट्रीम, और न्यू कंपनी किसी ओल्ड कंपनी को सेल कर रही है तो ये हो जाता है डाउन स्ट्रीम।
इसको आपको याद रखना है। ये आपको ब्रांच अकाउंटिंग में भी ये चीज़ बताई गई होगी। टॉप स्ट्रीम रहता है तो गुडविल टू स्टॉक रिजर्व आ जाएगा, एसेट कम हो जाएंगे इससे। और अगर डाउन स्ट्रीम रहता है न्यू कंपनी सोल्ड टू ओल्ड कंपनी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू स्टॉक रिजर्व हो जाता है, इसमें भी एसेट कम हो जाता है। सिंपल सी एंट्री है, हालांकि एग्जाम में आपके ये कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता, बट आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया। फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन, कोई और इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो पास जनरल एंट्री एज रिक्वायर्ड, कोई एडजस्टमेंट अलग से दी हुई है, तो आपको इतने कंसेप्ट में आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग करते हैं बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। किस मेथड में? अभी तो हमने बुक्स ऑफ न्यू कंपनी किया, दोबारा से करेंगे भाई साहब। बुक्स ऑफ न्यू कंपनी दो मेथड होते हैं ना, मर्जर मेथड, इसको पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, मैंने बताया था ना। एमलगमेशन के दो मेथड होते हैं, एक होता है परचेज मेथड, एक पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो हमने अभी तो परचेज मेथड कंप्लीट किया है, अब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड शुरू करने वाले हैं। दोनों मेथड से आपको आना चाहिए, एग्जाम में किसी भी मेथड से बोल देगा, और जिस मेथड से उन्होंने बोला है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपको उसी मेथड में सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इन 3, 2, 1। बुक्स by the method of pooling of interest method आ जाइए। when all the condition are satisfied we consider it as merger method। ठीक है, ये 5 कंडीशंस है, अगर ये सेटिस्फाई हो जाती हैं तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड हो जाता है। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन भी वायोलेट होती है, एक या एक से ज़्यादा वायोलेट होती है, तो परचेज मेथड हो जाता है। यही 5 कंडीशंस को आपको याद करना है। ठीक है, ये एग्जामिनेशन में अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस तरीके से आप डिटरमाइन करोगे कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड फॉलो हो रहा है या परचेज मेथड फॉलो हो रहा है। सिंपली मैंने लिखा हुआ, बुक में आप रीड करोगे तो ऐसा पैराग्राफ फॉर्म में बहुत बड़ा दिया हुआ है। इन छोटे छोटे कंडीशन है, 5 कंडीशन, इनको याद कर लेना और एज इट इज़ लिख के आ जाना, नंबर आपके नहीं कटने वाले उसके बाद। ठीक है, शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट, थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं, प्रिंट जो है मैंने स्कैन करते समय थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो स्कैन सही से नहीं आया है। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, नहीं तो फिर एचडी में कर लीजिएगा इसको। शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 90% फेस वैल्यू, फेस वैल्यू यहाँ पे कीवर्ड है, ऑफ इक्विटी शेयर एग्री टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द न्यू कंपनी। मतलब ओल्ड कंपनी के 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स मान जाते हैं नई कंपनी में शेयर होल्डर्स बनने के लिए। कंडीशन नंबर 2, सच शेयर होल्डर्स शेल बी गिवन परचेज कंसिडरेशन इन इक्विटी शेयर्स ओनली। इसमें तो समझाने लायक कुछ भी नहीं है, इक्विटी शेयर में ही पेमेंट होगा, जो नई कंपनी एक पुरानी कंपनी को पे करेगी वो इक्विटी शेयर्स में पे करेगी। पॉइंट नंबर 3, न्यू कंपनी शेल टेक ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू। ठीक है, एक तो ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जानी चाहिए, कोई भी एक एसेट या लाइबिलिटी अगर छोड़ दिया उन्होंने तो वो परचेज मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्लस अगर उन्होंने बोल दिया अग्रीड वैल्यू पे, ठीक है, अगर उन्होंने कोई रिवैल्यूएशन किया है और उस रिवैल्यूड वैल्यू पे लेके जा रहा है, तो आपको परचेज मेथड फॉलो करना है। ये मेथड जो है वो वायलेट हो जाएगा, क्योंकि बुक वैल्यू पे लेके जाना है। बुक वैल्यू मतलब जो वैल्यू बैलेंस शीट में दी हुई है उसी वैल्यू पे आपको अगर लेके जा रहे हो और सभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लेके जा रहे हो, तब तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज़ होगा। नहीं तो फिर बुक वैल्यू अगर यूज़ हो रहा है तो आपको, नहीं तो फिर अगर रिवैल्यू हो रहा है तो आपको दूसरा वाला मेथड जो कि परचेज मेथड है उसको फॉलो करना पड़ेगा। हमने परचेज मेथड ऊपर देख लिया था, नहीं समझ में आया तो दोबारा से रिप्ले कर लेना। अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो मैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट लेके आऊँगा उसके अंदर मैं आपको समझा दूंगा। बहुत ही ईजी स्टेप बाय स्टेप है, ये चैप्टर टफ नहीं है, हल्का सा लेंदी है और थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है बस। पॉइंट नंबर 5, न्यू कंपनी शुड टेक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ये तो हम लोगों ने ऊपर बता दिया, ये लिखिए ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। और न्यू कंपनी शुड कैरी ऑन द सेम बिजनेस, जिस बिज़नेस में ओल्ड कंपनी थी वही बिज़नेस जो होता है नई कंपनी का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे ओल्ड कंपनी टेक्सटाइल के बिज़नेस में है और न्यू कंपनी जो है वो फॉर्म होने के बाद वो सीमेंट के बिज़नेस में आ गई, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको परचेज मेथड फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये क्या कहते हैं, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, अगर सेम बिजनेस में है तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड फॉलो करना पड़ेगा। जर्नल एंट्रीज, देखिए इसमें मैक्सिमम चीज़ें सेम होती है, बस छोटा छोटा चेंजेस हो जाता है। मैक्सिमम एंट्रीज जो परचेज मेथड में हम लोग फॉलो करते हैं वही एंट्रीज रहेगी, वही फ्लो रहेगा, वही स्टेप रहेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ कैपिटल रिजर्व वगैरह चेंज होता है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए पहली एंट्री रहेगी बिजनेस मर्जर टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, यहाँ पर को मर्जर हो जाएगा, पहले क्या था परचेज। ठीक है, ये पहला चेंज हो जाता है आपका, परचेज कंसिडरेशन ही लिखा जाएगा यहाँ पे, जो कि आपने सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करना सीख लिया है। दूसरा, सन्ड्री एसेट्स बुक वैल्यू पे जाएगा, मैंने बताया था अगर रीवैल्यू कर दिया उन्होंने तब तो वो परचेज मेथड में चला जाएगा। यहाँ पर को बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी हुई है उस पर लेके जाएंगे।
उसके बाद इसको इग्नोर कर दीजिए अभी। उसके बाद सन्ड्री लायबिलिटीज़ जो कि बुक वैल्यू पे रहेगा। ऑल रिजर्व, सारे के सारे रिजर्व लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था सारे एसेट सारे लायबिलिटीज़ वगैरह लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, तो रिजर्व भी लेके जाएंगे। टू बिजनेस मर्जर, जिसमें परचेज कंसिडरेशन आ जाता है। अगर आप ऊपर वाले मेथड में देखोगे यहाँ पर को टू बिजनेस परचेज आ जाता है, वही अमाउंट वही आएगा, सिर्फ उसके सामने का नेम चेंज हुआ है, परचेज की जगह मर्जर हो जाता है। और जो बैलेंसिंग फिगर आता है सर, वो यहाँ पर को जनरल रिजर्व आता है, चाहे वो क्रेडिट हो चाहे वो डेबिट हो, वहाँ पर को बैलेंसिंग फिगर में जनरल रिजर्व आएगा। जैसे कि आपने पिछले वाले मेथड में देखा होगा, अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो वहाँ पर जनरल रिजर्व की जगह गुडविल आता था, ऊपर जाके देख लीजिएगा, यहाँ पे जनरल रिजर्व ही आएगा। और अगर क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आता था, आपको ध्यान होगा, यहाँ पर वो कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, जनरल रिजर्व आएगा। तो बैलेंसिंग फिगर हमेशा जनरल रिजर्व में जाएगा। किस मेथड में? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में जनरल रिजर्व में जाएगा जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, सेकेंड एंट्री वाला। ठीक है, इसके बाद हम लोग पेमेंट कर देते हैं। लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, जितना भी सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। अब पुरानी वाली एंट्री के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो इस वाली एंट्री में क्या चेंज है? इसमें प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, इसमें डिवेंचर्स नहीं है, इसमें कैश नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इतना अलग से चेंज कैसे आ गया? उसका चेंज का रीज़न ये है, मैं ऊपर जाके दिखा रहा हूँ, देखिए। उसका चेंज का रीज़न ये है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 2, सच शेयर होल्डर शैल बी गिवन परचेज कंसिडरेशन इन इक्विटी शेयर्स ओनली। सिर्फ इक्विटी शेयर्स में पेमेंट होगा और किसी चीज़ में पेमेंट नहीं होगा। और किसी मेथड में पेमेंट किया है उन्होंने तो आपको परचेज मेथड फॉलो करना पड़ेगा, ये कंडीशन वायोलेट हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर शो कर रहा है, नो प्रेफरेंस नो कैश, मैंने एक्स्ट्रा अलग से मेंशन कर दिया है। ठीक है, आप इस एंट्री को दोबारा से देख सकते हो। लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे सिक्योरिटीज प्रीमियम, नो प्रेफरेंस, नो प्रेफरेंस मतलब नो प्रेफरेंस शेयर और नो कैश। ठीक है, ये एंट्री भी आई होप क्लियर हो गया होगा। ट्रेड पेएबल टू ट्रेड रिसीवेबल, ये मैंने कहा था कॉन्ट्रा एंट्री रहती है, ये दोनों में सेम है। कॉन्ट्रा एंट्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ओल्ड कंपनी के अगर एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो क्या एंट्री होती है? इससे पहले वाले मेथड में मतलब परचेज मेथड में क्या एंट्री हुई थी? गुडविल टू कैश। यहाँ पर को गुडविल या कैपिटल रिजर्व का कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर को आपका सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट होता है, जनरल रिजर्व। तो आपको जो भी बैलेंसिंग फिगर रहता है वो जनरल रिजर्व में चले जाता है। यहाँ पर गुडविल नहीं होता तो यहाँ पे जनरल रिजर्व कर देंगे आप लोग। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, याद करते जाओ, 2 बार रिवाइज करना सिर्फ आपको, पूरे के पूरे स्टेप्स याद हो जाएंगे। फॉर क्रिएशन ऑफ स्टेचुटरी रिजर्व, नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। इससे पहले जो परचेज मेथड था उसमें क्या एंट्री होती थी? अमेलगमेशन एडजस्टमेंट टू रिजर्व जो था, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टेचुटरी रिजर्व था। लेकिन इसमें कोई एंट्री नहीं होती। उसका रीज़न क्या है? मैंने लिखा हुआ यहाँ पर को ऑलरेडी टेकन इन सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री पे चल के देखते हैं हमने क्या किया। सेकेंड एंट्री पे हमने यहाँ पे लिख दिया ना ऑल रिजर्व्स, तो सारे के सारे रिजर्व ऑलरेडी हमने सेकेंड एंट्री में ले लिया है। तो नीचे जो है आने के बाद हमें अलग से कोई रिजर्व नहीं लेना है, इंक्लूडिंग स्टैट्यूटरी रिजर्व हमें यहाँ पे नहीं लेना है। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व दिया हुआ है और परचेज ऑफ नहीं पूलिंग मेथड दिया हुआ है, तो आप लोगों को उसके लिए कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वही जनरल रिजर्व टू स्टॉक रिजर्व, यहाँ पर कुछ जनरल रिजर्व आ जाएगा। इससे पहले वाले में हमने क्या एंट्री पास की थी मैं आपको ले जाके दिखा देता हूँ। ऊपर चले जाओ ऊपर चले जाओ ऊपर चले जाओ। इसके पहले हमने एंट्री क्या पास की थी? पीएनएल गुडविल टू स्टॉक रिजर्व, पीएनएल टू स्टॉक रिजर्व। और यहाँ पर को ना गुडविल आता है ना पीएनएल आता है, यहाँ पे क्या रहता है? इन सब का जनरल रिजर्व हो जाता है। तो यहाँ पर को हम लोग डाल देंगे जनरल रिजर्व। ये देखिए जनरल रिजर्व टू स्टॉक रिजर्व। तो आपके दोनों ही मेथड से नई कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे? बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी अपनी बुक्स भी तो क्लोज करेगी, क्योंकि बिजनेस तो अब नई कंपनी ने बाई कर लिया, तो ओल्ड कंपनी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। तो उनको कंपनी को तो बंद करना पड़ेगा ना, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनको भी प्रिपेयर करने होते हैं अपनी कंपनी को बंद करने के लिए। उसका क्या मेथड होता है? बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वो मैं आपको इसके बाद समझा दूंगा इन 3, 2, 1। ओल्ड कंपनी देखिए, इसमें एक नोट लिखा हुआ मैंने,
सॉरी, थोड़ा सा स्कैन करने में ना ब्लर आ गया है, उस चीज़ को आप इग्नोर कर दीजिएगा। इस वीडियो को आप 720p में आप प्ले करोगे ना तो वीडियो जो है वो क्लियर आ जाएगी, पढ़ने में आसानी हो जाएगी आपके लिए। एटलीस्ट टू सिंसियर रीडिंग बिफोर जंपिंग ऑन द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन करने से पहले 2 बार सिंसियर रीडिंग कर लेना, क्योंकि गलती बहुत होती है इसमें। अगर आपने 2 बार एटलीस्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आप 100% ये है कि गलती करोगे। ठीक है, तो ये गलती दोबारा मत करना। थोड़ा सा टाइम 2 मिनट लगा के एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, ताकि एटलीस्ट मार्क्स ना कटें आप लोगों के। क्योंकि मैं जब पढ़ा करता था तो मैं भी ये मिस्टेक कर देता था बार बार, कि क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन पे टूट पड़े सॉल्व करने के लिए, फिर समझ में आता था अरे यार गलत हो गया, टाइम ही नहीं बचता था फिर, और वो क्वेश्चन खराब हो जाता था पूरा। तो वेन एवर ओल्ड कंपनी इज अमेलगमेटेड विथ न्यू कंपनी, फॉलोइंग आर द स्टेप्स। इन्हीं इसी स्टेप को फॉलो करना, 1 by 1 2 3 4 5 6, इसी स्टेप में आपको कंप्लीट करते जाना है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू। इसको ध्यान रखना, बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करना टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, मतलब कि बैलेंस शीट खाली करनी है। बैलेंस शीट में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू अगर किसी क्वेश्चन में लिखा रहता मतलब कि वो बैलेंस शीट वैल्यू की बात कर रहा है, पूरी बैलेंस शीट खाली करनी है। मतलब एसेट्स भी खाली करने हैं, लाइबिलिटीज़ भी खाली करने हैं, रिजर्व्स भी खाली करने हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल जो कुछ भी दिया हुआ सारा का सारा बैलेंस शीट खाली करना है। अब खाली करके लेके कहाँ जाओगे, ये भी तो है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, fictitious assets आर ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, ये याद कर लेना, क्वेश्चन जब करोगे तब समझ में आएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में, और कैश इफ़ नॉट टेकन ओवर इज ट्रांसफर टू कैश अकाउंट। आता है आपका ऑल अदर आइटम्स इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, उसके अंदर आपको सारे आइटम्स ट्रांसफ़र करने होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सारा का सारा जो रहता है ना, यहाँ पे दिया हुआ देखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में क्या जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रॉफिट, रिजर्व, फिक्टिशियस एसेट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कैश रहेगा, इफ़ कैश इज़ नॉट टेकन ओवर इज ट्रांसफर टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट भी बनाओगे आप, उसमें आप लोग डालना है। अगर कैश अकाउंट टेकन ओवर हो जाता है, मतलब जितना भी कैश बैलेंस शीट में है उसको टेक ओवर कर लेती है नई कंपनी, तो रियलाइजेशन में चला जाएगा। ऑल अदर आइटम्स रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाएंगे, जैसा कि दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, रेज परचेज कंसिडरेशन, न्यू कंपनी अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर को सिंपल सा है, जितना भी अकाउंट है, जितने भी अकाउंट बचे होंगे उनका बैलेंस सारा का सारा रियलाइजेशन में जाने पड़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अलग से अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट में बाकी सारी चीज़ें डाल देते हैं, क्योंकि बंद हो रही है कंपनी और कोई अकाउंट नया खोलोगे ही नहीं, आपको सारे अकाउंट्स क्लोज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इक्विटी वाले इक्विटी में, इक्विटी वाला चला गया, प्रेफरेंस वाला प्रेफरेंस में चला गया। कैश अगर ले गया है तो ठीक है, नहीं ले गया है तो उसका मैंने ट्रीटमेंट बता दिया। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो रियलाइजेशन में जाएंगी, अभी आप आगे देखते जाओगे। पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक। उसके बाद आ जाता है इफ़ न्यू कंपनी रीइंबर्सेस दीज एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर नई कंपनी पुरानी कंपनी को रीइंबर्स कर देती है तो उसकी एंट्री हो जाएगी कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर आ जाता है पॉइंट नंबर 4, रियलाइज परचेज कंसिडरेशन। इसकी क्या एंट्री रहती है, इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, कैश टू न्यू कंपनी अकाउंट। यहाँ पे आ जाता है टोटल इसका परचेज कंसिडरेशन ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फिफ्थ में डिस्ट्रीब्यूट परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन डिस्ट्रीब्यूट करोगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट जो यहाँ पे बना हुआ था, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर इक्विटी शेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें चली जाएंगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में प्रेफरेंस शेयर की सारी चीज़ें चली जाएंगी। तो इनको जो है वो डेबिट कर दिया जाता है, मतलब इन अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है। किसको क्रेडिट करके, टू इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, टू प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, टू कैश। यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिएगा। उसके बाद 6 में आ जाता है रियलाइज एसेट्स एंड पे ऑफ लाइबिलिटीज़, जो टेकन ओवर नहीं है। अगर कुछ टेकन ओवर नहीं है तो उसको पेमेंट करके ख़त्म करो। कैश टू रियलाइजेशन, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट देन एसेट इज सोल्ड फॉर नील। फिर आ जाता है रियलाइजेशन टू कैश, मतलब कि लाइबिलिटीज़ अगर आप पे कर रहे हो तो यहाँ आ जाएगा, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट देन लाइबिलिटीज़ आर पेड एट बुक वैल्यू। तो इतना ही आपको करना है, यही स्टेप्स जो होते हैं कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद छोटे छोटे और स्टेप्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। मतलब ये कि जब क्लोज़ होता है अकाउंट तो कुछ बैलेंसिंग फिगर अगर आता है तो वो बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा जब क्लोज़ करोगे अकाउंट।
डिफरेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट होता है उसका जो डिफरेंस रहता है, घूम फिर के सब कुछ रियलाइजेशन में ही जाएगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट का जो बैलेंस है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दो। बैलेंस जो रियलाइजेशन अकाउंट का है उसको इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो सबसे पहले प्रेफरेंस क्लोज होगा, प्रेफरेंस के बाद रियलाइजेशन क्लोज होगा, रियलाइजेशन का जो बैलेंस है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्लोज होगा। कैश अकाउंट अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में चला जाएगा, नेगेटिव बैलेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टैली होना चाहिए सर, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट इतने स्टेप्स के बाद टैली करेगा। अगर नहीं टैली कर रहा है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, प्लीज़ उसको ढूंढ कर रेक्टिफाई कर लेना। यही रीज़न है कि आपको क्वेश्चन 2 बार रीड करने के लिए बताया गया है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया और इसके बाद पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। और एक जो मैंने बोला था थ्योरी क्वेश्चन आता है, वो थ्योरी क्वेश्चन ये है, डिफरेंस बिटवीन अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, लास्ट कंसेप्ट है। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा रिवीजन हो गया इसलिए कि आपको समझाना था। ये नोट्स आप लोगों को अपने हैंड से एक कॉपी में लिखते जाना, जितना लिखोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। लर्न करके आप रीड कर करके याद नहीं करते, लिख लिख के याद करते, ये ध्यान रखना। ये रीड कर लेना, ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द वेंडर कंपनी आर ट्रांसफर टू द रिजल्टिंग। ठीक है, परचेज में क्या होता है, नो जेन्युइन पूलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज सिंस only the assets and liabilities taken over by the purchasing company are transferred. Equity shareholders 90% वाला मैंने कंडीशन ऑलरेडी ऊपर बताया। परचेज मेथड में क्या हो जाता है, शेयर होल्डर्स ऑफ द वेंडर कंपनी मे नॉट बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी। उसके बाद बिजनेस हो जाता है, सेम बिजनेस कैरी आउट करना पड़ता है। द बिजनेस ऑफ द वेंडर कंपनी इज कैरीड आउट बाय द परचेजिंग कंपनी। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है सेम बिजनेस का कंटिन्यू करने की। परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन किस में पे होता है, मैंने कंडीशन में बता दिया था, इक्विटी शेयर में ही आप पे कर सकते हो। यहाँ पर को किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, इक्विटी में कर सकते हो, प्रेफरेंस में कर सकते हो, कैश में कर सकते हो, या डिबेंचर्स में करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो बेसिकली वो जो 5 कंडीशंस थी ना, उसी का ऑपोजिट जो होता है वो परचेज मेथड में आ जाता है। ठीक है, ये देखिए, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आपका पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में क्या होता है, कैरिंग वैल्यू में। कैरिंग मतलब बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी हुई है उसके बेसिस पे। और यहाँ पर को या तो बुक वैल्यू पे चला जाता है या तो फिर एग्रीड वैल्यू पे चला जाता है, दोनों पे जाता है। एग्रीड हुआ तो परचेज कंसिडरेशन, मतलब परचेज मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे सारे रिजर्व्स को लेके जाते हैं, यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिजर्व को लेके जाते हैं। आई एम सॉरी, थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्बेंस आ रही होगी, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा डिक्रीज़ करने की सॉफ्टवेयर के थ्रू। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये एडजस्टेड एंड रिजर्व। इसको आप रीड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है, जनरली 7 to 8 मार्क्स का आता है ये। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। तो ये जो चैप्टर है ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों का अगला जो रिवीजन आने वाला है वो आएगा। आई होप आप लोगों को ये रिवीजन अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं वहाँ आपको रिप्लाई कर दूँगा। इसके बाद हम लोग इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन लेके आ रहे हैं, प्लस बाई बैक लेके आ रहे हैं। आपका बाई बैक चैप्टर था वो चैप्टर नंबर वन, यूनिट नंबर 1 में था, वो रह गया। इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन ऐसे ही सिंपल है, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन भी। इसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करना। बाकी मैं वॉइस के लिए सॉरी बोलता हूँ, मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।